वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। टॉपिक नेम है बजट रेखा या बजट लाइन या कीमत रेखा। तो टॉपिक में ये शुरू करने से पहले हम देख लें कि हम 3 बिंदुओं को पढ़ेंगे। ये 3 बिंदु इस प्रकार से हैं। नंबर 1 बजट रेखा, नंबर 2 बजट रेखा का खिसकाव और नंबर 3 बजट रेखा एवं तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन। यानी हम बजट रेखा और जो तटस्थता वक्र हमने पढ़ा है उनकी सहायता से कैसे एक उपभोक्ता का संतुलन होगा इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है बजट रेखा। तो देखते हैं अपनी किताब पर बजट रेखा क्या है। ये देखिए लिखा हुआ है, कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। ये कीमत रेखा की एक परिभाषा है। एक लाइन है जो वस्तुओं के उन ग्रुप्स को, उन संयोगों को बताएगी जहाँ पर उपभोक्ता अपने पैसे खर्च करके संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। जैसा हम पहले भी जानते हैं कि हम अगर कोई 2 वस्तुएं खरीदने मार्केट में जाएं तो हमारे पास में एक सबसे बड़ी समस्या होती है पैसों की या एक सफिशिएंट बजट की। तो एक निश्चित आय पर हम 2 वस्तुओं का चुनाव कर सकते हैं जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति बजट लाइन बताती है। वह रेखा जो 2 वस्तुओं की उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें ग्राहक अपनी आय व वस्तुओं की बाजार कीमत पर खरीद सकता है। ये इसकी परिभाषा है कि वह रेखा 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें ग्राहक अपनी आय और वस्तुओं की बाजार कीमत पर खरीद सकता है। आय का विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं, ये देखिए नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए बजट रेखा की ढलान यह दर्शाती है कि वस्तु x की एक इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु y की कुछ इकाई का त्याग करना पड़ेगा। ये हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो हमें ऑब्वियसली दूसरी वस्तु का कुछ उपभोग को कम करना पड़ेगा। तो ये ढाल जो है बजट रेखा की दर्शाती है। और अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से समझी है तो MRS की ढाल भी यही बताती है। MRS की ढाल भी यही बताती है कि हम एक वस्तु का उपयोग करते हैं या एक वस्तु के उपयोग को बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे वस्तु के उपयोग में थोड़ी कमी करनी पड़ती है। फिर से सुन लीजिए, MRS की ढाल भी यही बताती है कि जो हम एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाते हैं तो उसके सामने हमें दूसरी वस्तु के उपयोग में कुछ कमी करनी पड़ती है। बजट रेखा की ढलान भी यही दर्शाती है। तो बातें हम बजट रेखा का समीकरण। ये है बजट रेखा का समीकरण। देखिए एक बॉक्स में बना हुआ है, M = x × px प्लस y × py। अब ये क्या क्या है आप समझ लीजिए। कैपिटल X बराबर वस्तु की मात्रा, कैपिटल Y वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, px यानी वस्तु x की कीमत। x में आप सेब ले लीजिए या केला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। py वस्तु y की कीमत, वस्तु y में आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब 2 वस्तुओं में यानी सेब केला ले लें तो px केले की कीमत और py सेब की कीमत। फिर आता है हमारा m बराबर उपभोक्ता की आय यानी उपभोक्ता के पास में जो पैसे हैं खर्चने के लिए वो, या उपभोक्ता का खर्च करने की जो रकम है वो, उपभोक्ता की आय हम सामान्य शब्दों में से कहेंगे। अब A B नीचे देखिए, AB बजट रेखा पर खींचे गए बिंदुओं पर ही उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है। यानी जो बजट लाइन आप देखेंगे, किताब में भी है, चित्र में भी बना हुआ है, आगे चित्र में भी समझाया गया है। जो चित्र में AB जो बजट लाइन बनेगी, बजट लाइन जो बनेगी, उस बजट लाइन पर जो भी बिंदु पाए जाएंगे, जो भी संयोग पाए जाएंगे, उस पर उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो जाएगी और उपभोक्ता वहीं पर संतुष्ट होगा। देखिए बजट लाइन का मकसद क्या है, ये समझना कि एक उपभोक्ता संतुष्ट तो हो जाएगा अलग अलग विकल्पों में, जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर पता लगाया जाता है। उपभोक्ता संतुष्ट तो हो सकता है, लेकिन संतुष्टि के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उसको संतुष्ट भी होना है, लेकिन उसको अपनी
जेब का भी ध्यान रखना है, यानी कि उसको अपनी आय का भी ध्यान रखना है। आप ही किसी मार्केट में जाके देखिए, आपको स्वतंत्रता दे दी जाए दो वस्तुओं का चुनाव करने के लिए, तो आप अपने हिसाब से केले या सेब खरीद के ले आ सकते हैं बाज़ार में। लेकिन संतुष्ट तो तब आप हो जाएंगे, लेकिन आपके पास में जो पैसे हैं उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में खर्च करने योग्य पैसे सीमित हैं, तब आपको उन पैसों के अकॉर्डिंग या उस आय के ही अनुसार आपको चुनाव करना पड़ेगा दो वस्तुओं का। तो बजट लाइन यही एक स्थिति को दर्शाती है, यानी वह रेखा जहाँ पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोगों पर अपनी आय को खर्च करके संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये बजट रेखा थी। अब बजट रेखा कैसी होती है, तो ये चित्र आपके सामने देखिए आ गया, गौर से देखेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, और इस ग्राफ पर एक ब्लैक कलर की लाइन है, ए और बी लाइन। ये नीचे ए बी लाइन बजट रेखा है, यानी इस ए बी लाइन पर जो भी बिंदु प्राप्त होंगे, जो भी विभिन्न संयोग प्राप्त होंगे, उन संयोगों पर उपभोक्ता अपना पूरा खर्चा करेगा या अपनी आय को खर्च करेगा। यानी फिर से मैं दोहरा दूं, बजट रेखा या कीमत रेखा या बजट लाइन एक ऐसी रेखा है जो या जहां पर उपभोक्ता दो विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का चुनाव करता है और अपनी आय को खर्च करता है। या कीमत रेखा यह बताती है कि उपभोक्ता अपनी आय का जो खर्च है, अपनी आय को खर्च करता है दो विभिन्न संयोगों के चुनाव करने के साथ। अब ये बजट रेखा ए बी लाइन आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें हम समझते हैं बजट रेखा का किसकाव। ये बजट रेखा का किसकाव हमने शुरू में ही देख लिया था कि हम तीन टॉपिक का हमने लिस्ट बनाया था। पहला टॉपिक था बजट रेखा, जो हमने समझ ली क्या होती है। दूसरा टॉपिक है खिसकाव। खिसकाव आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि खिसकाव क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं और आपको कोई वस्तु खरीदनी है, दो एक्स और वाई वस्तु या सेब और केले खरीदने हैं। तो 100 रुपये में आप अलग अलग क्वांटिटी में सेब और केले को खरीद कर अपनी आय को खर्च करेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको? अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो आप केले और सेब को अलग अलग क्वांटिटी में खर्च करेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 100 रुपये के बराबर ही हमें वो वस्तुएं खरीदनी हैं। तो वो जो चीज़ थी वो हमने ए और बी लाइन से दिखा दी, ए बी लाइन से हमने दिखा दी 100 रुपये वाली। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास में 100 से रुपये बढ़ते हैं और 150 रुपये हो जाते हैं। मतलब अब आप 100 की बजाय 150 रुपये खर्च कर सकते हैं। तो जब आप 100 की बजाय 150 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा वस्तुओं का चुनाव नहीं करेंगे। मतलब कि जो क्वांटिटी है सेब और केले की, उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो जब आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका संतुष्टि का लेवल पिछले वाले से थोड़ा ऊपर होगा। तो देखिए, पिछला वाला संतुष्टि लेवल ए बी बता रहा है, और ये डॉटेड लाइन देखिए ऊपर की ओर सरक रही है। दिखाई दे रहा है आपको? ये ऊपर की ओर जो सरकती हुई लाइन है और हमने जो डॉटेड बनाई है, वह दाईं ओर खिसकाव हो रहा है। क्या हो रहा है? दाईं ओर खिसकाव हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आय में जब वृद्धि हो रही है तो हमारा जो संतुष्टि स्तर है वो बढ़ रहा है और हमारी कीमत रेखा आगे की ओर सरक रही है। अब जस्ट इसके हम अपोजिट करते हैं। अब आप कहेंगे अपोजिट क्या है? तो देखिए, ए बी लाइन जो है या ए बी जो बजट रेखा है, ये हमारी उस समय कितनी आय थी? 100 रुपये की आय थी। 100 रुपये में हम सेब और केले को अलग अलग क्वांटिटी में ख़रीद के संतुष्ट हो रहे थे। मान लेते हैं कि हमारी आय 100 रुपये से घट के 60 रुपये हो जाती है। मतलब अब आपके पास में 60 रुपये खर्च करने के लिए हैं। तो क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? आपको मालूम है? मैं बताऊं क्या होगा? होगा ये कि आप वो सेब केले की जो क्वांटिटी खरीद रहे थे उसको क्या करेंगे? कम करेंगे और 60 रुपये में संतुष्ट होने की कोशिश करेंगे। यही करते हैं, हर कोई यही करता है कि अगर आपकी आय 100 से घट के 60 हो गई तो आप सेब और केले की क्वांटिटी को कम परचेस करेंगे और उसमें संतुष्ट होंगे। तो क्या होगा
कि आपका संतुष्टि का स्तर तो कम होगा, उस आय के अकॉर्डिंग संतुष्टि का स्तर हो जाएगा। तो ऐसा होने पर जो कीमत रेखा है वो देखिए खिसकाव नीचे की ओर होगा। देखिए हमारी डॉटेड लाइन अब नीचे की ओर हो रही है, सेकंड कंडीशन में डॉटेड लाइन नीचे की ओर खिसक गई। देखिए, और इसको हम क्या कहेंगे, आय में कमी होने पर बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाती है, बाईं ओर खिसक जाती है। ए और बी लाइन को गौर से देखिए और उसके नीचे की ओर हमारी नई कीमत रेखा जा रही है जब हमने अपनी आय को कम कर दिया। तो बेसिक सी चीज़ है कि 100 रुपये में संतुष्टि स्तर ए और बी ये बजट लाइन पे दिख रहा है। अगर हम आय को बढ़ाएंगे तो संतुष्टि स्तर ऊंचा हो जाएगा आय के अकॉर्डिंग, यानी बजट लाइन ऊपर की ओर खिसक जाएगी, यानी दाईं ओर खिसक जाएगी। और इसके अपोजिट में अगर हम अपनी आय को कम कर दें या 100 से 60 कर दें तो हमारी बजट लाइन नीचे की ओर खिसक जाएगी या बाईं ओर खिसक जाएगी और हमारा संतुष्टि स्तर आय के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हमने समझा बजट रेखा का खिसकाव। तो हमने 3 टॉपिक पढ़ने थे, उसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक कि बजट रेखा क्या होती है और वो समीकरण, दूसरा बजट रेखा का खिसकाव क्या होता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। वह टॉपिक क्या है कि एक उपभोक्ता का संतुलन तटस्थ वक्र और बजट रेखा के हिसाब से कैसे होगा। तो समझते हैं। तो हमारी बुक में ये उपभोक्ता का संतुलन बजट लाइन और तटस्थ वक्र के हिसाब से कैसे हो, उसके लिए कुछ 2 शर्त या 3 शर्त लिखी है। इन्होंने 2 शर्त लिखी है और बताई 3 शर्त है। तो देखिए क्या लिखा है। उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए निम्न 2 शर्त का होना आवश्यक है। क्या है वो शर्तें? देखिए, पहली शर्त, उपभोक्ता संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, छूती है। यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। इसको हम ग्राफ पे भी समझ लेंगे और ग्राफ आपकी किताब में भी समझाया गया है जहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है। पेज नंबर मैंने एडिट करके लिख दिया है। तो पहली शर्त है कि उपभोक्ता का संतुलन वह बिंदु होगा जहां पर जो आईसी कर्व होगा और जो वो लाइन होगी वो आपकी चिपकेंगी या छुएंगी। तो पहली शर्त ये है। अब आते हैं दूसरी शर्त क्या है। तो भाई देखिए दूसरी शर्त, दूसरी शर्त है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर होती है। MRS इक्वल टू PX/PY। और MRX क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया। ऐसी स्थिति यानी जो आपका MRS है वो और कीमत के जो अनुपात हैं वो जब बराबर होंगे तब वह बिंदु उपभोक्ता का संतुलन बिंदु बनेगा। तो ये थी हमारी उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त। और ये उपभोक्ता संतुलन कैसे हो रहा है मैं फिर से आपको बता दूं। ये उपभोक्ता संतुलन IC यानी कि तटस्थ वक्र, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की सहायता से हो रहा है। अब आते हैं हम तीसरी शर्त पे। तो ये देखिए तीसरी शर्त, ये देखिए तीसरी शर्त, उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS गिरती भी होनी चाहिए, अर्थात तटस्थ वक्र के मूल बिंदु के उन्नतोदर होनी चाहिए। ये उन्नतोदर और नतोदर क्या है वो मैं पिछली वीडियो में आपको फोटो के माध्यम से बता चुका हूँ। उन्नतोदर का मतलब ये जो प्लेट अंदर की ओर जो होती है, प्लेट जैसा आपने देखा है, और उन्नतोदर मतलब अगर प्लेट को उल्टा कर दें उभार जो आ जाता है तो उसको हम नतोदर कहते हैं। तो उन्नतोदर होनी चाहिए। अब उन्नतोदर क्या होनी चाहिए? सीमांत दर होनी चाहिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि सीमांत दर उन्नतोदर होना चाहिए या तटस्थ वक्र मूल बिंदु के नतर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो MRS है वही तटस्थ वक्र का ढाल होता है। आप समझ रहे हैं? MRS जो है वही तटस्थ वक्र का ढाल को बताता है। तो MRS जहाँ पर बजट लाइन को स्पर्श करने वाला बिंदु बनेगा तटस्थ वक्र का, वहाँ पर कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब इसको आप चित्र द्वारा ही समझ सकते हैं। जहाँ पर आपको एक कॉन्वेक्स मिलेगा, ये देखिए मिल गया कॉन्वेक्स। ये चित्र को ध्यान से देखिए। अब ये देखेंगे आप, ये चित्र है। इस चित्र में हमने 3 शर्तें जो किताब में लिखी हैं उसको यहाँ पर लिख दिया है। और इस चित्र में हमने संतुलन जानने की कोशिश की है। और किसकी सहायता से जानने की कोशिश की है? IC यानी कि इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थ वक्र और बजट लाइन
के हिसाब से या बजट लाइन की सहायता से, इन दोनों की सहायता से हम जान देंगे कि उपभोक्ता संतुलन कब होगा। तो उपभोक्ता संतुलन की 3 शर्तें हैं। पहली यह है कि स्पर्श करे तटस्था वक्र आपका किसको, बजट लाइन को। तो देखिए आप अगर चित्र को गौर से देखेंगे तो ए बी लाइन है, इसको हम बजट लाइन बोलेंगे। आई सी कर्व है, देखिए दिख रहा है आपको आई सी कर्व, और वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, कहाँ पर, ओ बिंदु पर। और मैंने ऊपर ही ऊपर देखिए लिखा है कि वे ओ बिंदु उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। तो हमारी पहली शर्त तो भाई पूरी हो गई ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि पहली शर्त यही है कि तटस्था वक्र यानी आई सी और ए बी यानी बजट लाइन एक दूसरे को छू जाएं, तो वो बिंदु ओ हो गया, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है, ओ बिंदु पर ही एम आर एस बराबर पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी जो ये तटस्था वक्र की ढाल है वह कीमत अनुपातों के बराबर हो। तो ये भी शर्त पूरी हो जाती है यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगी, वो समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ये ऐसे होगी कि जो बीच में देखिए आप जो गैप देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, ओ बिंदु पर तो पी एक्स बटे पी वाई हो रहा है, लेकिन अगर हम ओ बिंदु के नीचे की ओर बढ़ेंगे या ओ बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ें तो देखिए डॉटेड में थोड़ा सा गैप दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एम आर एस बराबर पी एक्स बटे पी वाई नहीं होगा, तो ओ बिंदु पर ये शर्त पूरी हो गई। और तीसरी शर्त क्या है, एम आर एस गिरती भी हो, यानी आपको ना कॉन्वेक्स हो। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्वेक्स ही है, मूल बिंदु के उन्नतोदर है, हो रहा है मूल बिंदु के उन्नतोदर, कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है। तो ये हमारा 3 शर्तें कहाँ पर पूरी होती हैं, ओ बिंदु पर पूरी होती हैं। तो ओ बिंदु पर ही एक उपभोक्ता संतुलित होगा। अब देखते हैं आप ये चित्र, ये कहाँ पे है, ये आपको किताब पे मिलेगा। आप देखिए इस चित्र में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा उपभोक्ता कब संतुलित होगा। तो देखिए कब संतुलित होगा, ये एक बजट लाइन दिखाई दे रही है आपको, ए बी आपकी किताब में भी दिखाई दे रही होगी, और आपको IC1, IC2, IC3 भी दिखाई दे रहा है। IC1 क्या है, तटस्था वक्र 1, IC2 तटस्था वक्र 2, IC3 तटस्था वक्र 3, ये देखिए लिखे हुए हैं, ठीक है। अब उपभोक्ता कब संतुलित होगा, तो बार बार हम समझ चुके हैं कि बात को, कि जब हमारी बजट लाइन हमारे तटस्था वक्र से छू जाएगी तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन होगा। तो ए बी लाइन IC2 को छू रही है, देखिए ए बी लाइन दिखाई दे रहा है, IC2 को छू रही है। IC2 कहाँ पे छू रही है, P बिंदु पर छू रही है, तो यहाँ पर संतुलन होगा। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, कुछ इसमें ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर छू तो P बिंदु पर रही है लेकिन IC1 भी तो छू रहा है, देखिए सर क्रॉस हो रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्रॉस हो रहा है, ऊपर देख रहे हैं IC जो है वो ए बी लाइन को क्रॉस कर रहा है 2 जगह, ऊपर क्रॉस कर रहा है, नीचे क्रॉस कर रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ भी संतुलन बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ पे संतुलन बिंदु इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो आय से, मतलब सॉरी, जो आय है वो अधिक हो रही है खर्च से। देखिए अगर आप ऊपर जहाँ पे काट रहा है, पहले IC ऊपर जो काट रहा है ए बी लाइन को, वहाँ पर अगर हम Y वस्तु को लेंगे और X वस्तु को लेंगे तो हमारी आय क्या हो जाएगी, बच जाएगी, ठीक है। और फिर नीचे लेंगे तो भी हमारी यही स्थिति हो जाएगी, लेकिन P बिंदु पर हमारी आय पूरी पूरी खर्च हो जाएगी। P बिंदु पर हमारी आय पूरी पूरी खर्च हो जाएगी 2 वस्तुओं की चुनाव करने पर। तो ये पहली शर्त कि IC P बिंदु पर छू रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि जो MRS है वो PX बटे PY की शर्त को भी पूरा कर रहा है। MRS बराबर PX बटे PY की शर्त भी P बिंदु पर पूरी हो रही है। और तीसरी है मूल बिंदु के उन्नतोदर होना MRS का, या MRS का गिरता हुआ होना। तो देखिए जो IC3 है ये तो बहुत ऊपर की ओर है, वो तो छू भी नहीं रहा है, और IC1 है ये मतलब इसमें तो क्या कहते हैं, समीकरण की शर्त पूरी नहीं हो रही है, आय बच रही है।
तो यही एक IC2 है जहाँ पर कॉन्वेक्स आपका ढाल बन रहा है मूल बिंदु के। तो P बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की सभी शर्तें पूरी हो रही हैं और यहाँ पर उपभोक्ता संतुलित हो रहा है IC और बजट लाइन की सहायता से। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आपने देख लिया होगा कि इस चित्र के नीचे महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, यानी चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। अब आप एक उन्नतोदर, मूल बिंदु के उन्नतोदर और मूल बिंदु के नतोदर, दो शब्द ध्यान से सुनिए, मूल बिंदु के उन्नतोदर और मूल बिंदु के नतोदर, ये शब्द चित्र में कैसे फिट होते हैं इसके लिए मैं एक फ़ोटो यहाँ लगा रहा हूँ, इसको आप देखिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, इसमें आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि उन्नतोदर और नतोदर क्या है। कई बार लिखा होता है कि ये कर्व इस बिंदु के उन्नतोदर हो, मूल बिंदु के उन्नतोदर हो, और कई बार लिखा होता है कि ये जो वक्र है, फला वक्र है, मूल बिंदु के नतोदर होता है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार ये लिखा होता है कि फला वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर है, और कई बार लिखा होता है फला वक्र मूल बिंदु के नतोदर है। तो उन्नतोदर के लिए ये पहला चित्र देखिए जहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स। ये देखिए अंदर धसी हुई ढाल है, देख रहे हैं एकदम। अगर आप कोई प्लेट देखेंगे तो प्लेट को सीधा करके देखेंगे तो कैसी होती है, उस तरीके से उन्नतोदर, यानी उन्नतोदर है तो ये शेप है, इसको कहते हैं उन्नतोदर, कॉन्वेक्स। और आप नतोदर की बात करें, मान लीजिए वो जो अपना होता है उत्पादन संभावना वक्र, कहते हैं नतोदर, तो नतोदर में आप ये देखिए उभार आ रहा है, देख रहे हैं, ये हो गया आपका कॉनकेव। तो उन्नतोदर आपको समझ में हो गया क्या होगा इसका पिक्चराइजेशन, और नतोदर की क्या इमेज बनेगी। तो ये उन्नतोदर नतोदर का थोड़ा सा जानकारी आपको देनी थी। अब के बाद हम फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 3 बिंदु जो पढ़े थे वो थी, पहली बजट रेखा की परिभाषा, स्थिति समीकरण। दूसरा हमने पढ़ा क्या कहते हैं कि बजट रेखा का हम सहायता से और IC की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को कैसे जानेंगे। तो ये हमारे टॉपिक थे। अब आप विशेष रूप से इस वीडियो में जितना भी समीकरण या कुछ चित्र हैं इनको अपने नोटबुक पर नोट कर लें। और आपको एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 या अध्याय संख्या 2 जिसका नाम उपभोक्ता संतुलन है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। फिर से सुन लीजिए, इस वीडियो नंबर 23 के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।